नमस्कार। जीपीसी झुंझुनू के यूट्यूब चैनल पे मैं शैलजा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आप पढ़ रहे हैं सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फिजिक्स को, जिसका सब्जेक्ट कोड है 2002। हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, सेमीकंडक्टर एंड मॉडर्न फिजिक्स। इससे पहले की वीडियोस में आप सेमीकंडक्टर के बारे में अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारा एक नया टॉपिक रहेगा लेज़र। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेज़र के कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि आखिर क्या होता है लेज़र। तो बचपन में आपने मार्केट से रेड लाइट ली होगी छोटी सी। जब उस रेड लाइट का हम दूर किसी जगह पे फोकस करते हैं तो उसकी जो लाइट है उसका प्रसारण नहीं होता, यानी जितना बड़ा होल होता है वो उतनी ही लाइट्स इतनी दूरी पे जाती है और उसका किसी भी तरह का प्रसारण नहीं होता। तो बचपन में जो भी आपने वो रेड लाइट यूज़ की थी वो रेड लाइट ही क्या थी? लेज़र लाइट थी। तो आज हम उस लेज़र लाइट के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। आगे अलग अलग टाइप के लेज़र्स को देखेंगे। तो लेज़र प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? लेज़र जो होता है वो एक कला संबंध यानी कोहेरेंट प्रकाश स्रोत होता है। ठीक है, कोहेरेंट का मतलब क्या होता है कि लेज़र की वेव्स जो होती हैं वो पूरी तरह से कोहेरेंस होती है, यानी लेज़र की जितनी भी वेव्स हैं वो एक दूसरे के साथ फेज में रहती है, यानी किन्हीं भी दो वेव के फेज का जो अंतर है वो या तो ज़ीरो होगा या कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो कोहेरेंस कला संबंध का अर्थ क्या होता है कि अगर लेज़र के अंदर दो लाइट्स आ रही हैं तो दोनों लाइटों की हैं वो एक साथ एक फेज में रहेंगी। या तो ऐसे कह दो या फिर ऐसे कह दो कि उनके बीच का जो कला का अंतर है, उनकी फेज का जो डिफरेंस है डेल्टा फाई, या तो वो ज़ीरो है या फिर जो अंतराल है वो हमेशा ही फिक्स रहेगा। उनकी कला का अंतर सदैव शून्य अथवा नियत रहता है। इसी चीज़ को कोहेरेंस या कला संबंधिता कहा जाता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है कि कोहेरेंस कला संबंधिता किसे कहते हैं। किसी भी प्रकाश स्रोत की लाइट्स के बीच में किसी भी प्रकाश स्रोत की 2 या 2 से अधिक जो वेव्स हैं उनके बीच की कला का अंतर, उनके बीच की जो फेज़ डिफरेंस है, दोनों वेव की जो फेज़ हैं उन फेज़ का जो अंतर है, उस फेज़ का जो डिफरेंस है वो या तो समय के सापेक्ष ज़ीरो रहेगा या समय के सापेक्ष सदैव ही नियत रहेगा। तो किसी भी 2 अलग अलग प्रकाश स्रोतों से, मान लिया एक ट्यूबलाइट है, एक बल्ब लिया हमने, 2 अलग अलग सोर्स ले लिए लाइट के, तो उन 2 अलग स्रोतों से कोहेरेंट प्राप्त करना आसान नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइट तो एक ही ले ली, प्रकाश स्रोत लाइट का सोर्स हमने एक ही ले लिया, जैसे एक बल्ब ले लिया। ठीक है, फिर उस बल्ब की लाइट के रास्ते में आपने एक गत्ता लगा दिया, उस गत्ते में आपने 2 छिद्र 2 होल कर दिए। तो अब जो उस बल्ब की लाइट है वो उन दोनों छिद्रों से होते हुए आपके पास आएगी। तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे जो ये 2 छिद्र हैं वो खुद एक 2 प्रकाश स्रोत है। बल्ब है, बल्ब के आगे गत्ता लगाया, गत्ते में 2 छेद हैं, तो बल्ब की लाइट उन 2 छेदों के माध्यम से आपको मिलेगी। तो आपका वो दोनों जो छेद है, वो दोनों जो होल है, वो आपको एहसास कराएंगे 2 अलग अलग प्रकाश स्रोतों का। पर है तो ये एक ही बल्ब से, तो इन दोनों प्रकाश स्रोतों से, इन दोनों होलों से जो आपको वेव्स मिलेगी, दोनों की वेव्स की कला होगी वो सेम होगी, क्योंकि एक ही प्रकाश स्रोत से मिली है। तो किसी भी विधि के द्वारा, ये तो एक सिंपल एग्जांपल था कि किसी भी प्रोसेस के द्वारा आप एक ही लाइट सोर्स को अगर 2 लाइट सोर्स में चेंज कर दें तो उन दोनों लाइट सोर्स की जो वेव्स हमें मिलेंगी, उन वेव्स के बीच में जो कला का जो अंतर होगा, फेज का जो डिफरेंस होगा, वो सदैव ही एक जैसा होगा, सदैव ही शून्य होगा या फिर सदैव ही समय के सापेक्ष नियत होगा। तो लेज़र प्रकाश स्रोत, पहली बात तो ये कि एक कला संबंध प्रकाश स्रोत होते हैं, कोहेरेंस प्रकाश स्रोत होते हैं। जब किसी भी स्रोत से प्राप्त प्रकाश में सभी तरंगों के मध्य
एक निश्चित कला का अंतर होता है, उसकी सारी वेव्स के मध्य फेज का डिफरेंस है वो निश्चित होता है, टाइम के साथ चेंज नहीं होता, तो ऐसे प्रकाश स्रोत आपके कला संबंध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, जबकि निश्चित कलांतर न होने पर अगर फेज़ डिफरेंस अलग है, कभी 1 आ रहा है, दोनों की फेज़ का डिफरेंस कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, तो ऐसे प्रकाश स्रोत हमेशा ही इनकोहेरेंट या फिर कला असंबद्ध कहलाते हैं। तो सबसे पहले कला संबंध स्रोत क्या होते हैं कि 2 सोर्स हैं लाइट के, A1 और A2। तो A1 से निकलने वाली वेव की कला 2 है मान लो, A2 से निकलने वाली वेव की कला भी 2 है, तो दोनों का अंतर क्या होगा, 2 - 2 0। ठीक है, या तो दोनों की कला का अंतर 0 होगा या हमेशा ही समय के सापेक्ष फिक्स रहेगा कि मान लो A1 की फेज है 4, A2 की फेज है 2, तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 4 - 2। तो 1 सेकंड पे भी ये 2 का डिफरेंस है, दूसरी सेकंड पे भी ये 2 का डिफरेंस रहेगा और 10वीं सेकंड पे भी ये 2 का ही डिफरेंस रहेगा। यानी 2 अलग अलग लाइट सोर्स कोहेरेंट सोर्स तभी कहलाएंगे जब उन दोनों की वेव्स की जो फेज है या तो उनका डिफरेंस या तो उनका अंतर 0 होगा या समय के सापेक्ष नियत रहेगा। ठीक है, तो साधारणतः उपयोग में आने वाले प्रकाश स्रोत आंशिक रूप से कला संबंध होते हैं या फिर हम उन्हें असंबद्ध ही कहते हैं, इनकोहेरेंट ही कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलके बना होता है और प्रत्येक परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। सामान्यतः क्या होता है, परमाणु के बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी ग्राउंड स्टेट में रहते हैं। ठीक है, मूल स्तर में रहते हैं। कुछ परमाणु ऊर्जा अवशोषित करेंगे और ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित या फिर कहीं एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, यानी ग्राउंड स्टेट में स्थित इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेके एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन संक्रमण कर जाते हैं। मान ली मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा उनकी E1 थी, जहाँ पे वो पहले से थे वो E1 थी, और ऊपर वाले यानी एक्साइटेड स्टेट की ऊर्जा E2 है। तो E1 में थे, E2 पे उन्हें जाना है, तो कब जाएंगे, जब E2 - E1 के बराबर ऊर्जा हम उनको दे देंगे। नीचे पड़ा है कोई भी परमाणु, उसको हमने एनर्जी दे दी E2 - E1 जितनी, तो वो ऊपर चला गया। यानी मान लो नीचे वाले ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊपर वाले एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 पे कोई चीज़ पड़ी है, उसे 10 पे जाना है, तो कब जाएगा, जब उसको 10 - 2 यानी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे। तो नीचे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को जब हम 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा की एनर्जी देंगे या उसके बराबर की एनर्जी देंगे, तब वो नीचे से ऊपर यानी मूल ऊर्जा स्तर से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, परंतु अभी पूरे टाइम तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहेगा, ये कुछ टाइम तक ही एक्साइटेड स्टेट में रहेगा। कितने टाइम तक रहेगा, ये उत्तेजित परमाणु है, ये एक्साइटेड परमाणु, ये 10⁻⁻8 सेकेंड या कहो 10⁻⁻9 सेकेंड, 10⁻⁻8 या 10⁻⁻9 सेकेंड तक ही ऊपर रहेगा। उसके बाद में अपने आप ही स्वतः ही स्पॉन्टेनियसली ही पुनः अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, और ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जो उसको एक्स्ट्रा 8 एनर्जी की 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी थी ना, वो वापस से बाहर निकाल देगा, क्योंकि ऊपर चला गया तो उसके पास एनर्जी हो गई 10 की, अब नीचे जाना है तो उसको 2 की करनी है, तो जो एक्स्ट्रा 8 थी वो अब उसे बाहर निकालनी पड़ेगी। यानी अब वो एक्स्ट्रा एनर्जी को एज ए फोटोन के रूप में बाहर निकालेगा, और जो फोटोन बाहर निकालेगा उसकी आवृत्ति क्या होगी, हमें पता है कि E बराबर होता है h-न्यू, जहाँ पे h होता है प्लांक कांस्टेंट, न्यू होती है उसकी आवृत्ति। तो E2 - E1 अपर स्टेट यानी एक्साइटेड स्टेट माइनस ग्राउंड स्टेट बराबर h-न्यू। आपको न्यू आवृत्ति निकालना है, तो न्यू आवृत्ति बराबर हो जाएगा E2 - E1 बट्टा h। तो इतनी आवृत्ति के फोटोन को वो उत्सर्जित करेगा। इस प्रकार जितने भी जो उत्सर्जित फोटोन होंगे उनमें कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, कोई भी रिलेशन नहीं होगा, तो ये जो सोर्सेस होंगे वो किस तरह के होंगे, किसी की कोई फ्रिक्वेंसी है, किसी की कोई फ्रिक्वेंसी है, किसी की कोई कला में है, किसी की कोई फेज है, तो
तो सबकी फेज़ अलग अलग हैं, तो फेज़ अलग अलग हैं तो वो कैसे होंगे, कला संबद्ध नहीं होंगे, असंबद्ध ही कह दो, या फिर उन्हें आंशिक रूप से कला संबद्ध कह पाएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी तो लेज़र के लिए है कि वो कोहेरेंट होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी है कि लेज़र से जो प्राप्त लाइट होगी वो अत्यधिक तीव्र होगी, अत्यधिक उसकी इंटेंसिटी होगी और मोनोक्रोमेटिक होगी। मोनोक्रोमेटिक का क्या मतलब है, मोनो मतलब एक, क्रोमो मतलब कलर, यानी उसका एक ही कलर होगा। आपने देखा कि वो लेज़र लाइट रेड ही कलर की है, सिर्फ रेड कलर की है, अलग अलग कलर की नहीं है, एक ही कलर की है। एक ही कलर से मतलब है एक ही फ्रिक्वेंसी की है। हमें पता है कि जो विब्योर आप देखते हैं जिसमें वी से वोयलेट होता है, इस तरह से जो कलर होते हैं ब्लू येलो ये सब कलर, ये किसके करस्पॉन्ड होते हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसी के करस्पॉन्ड। रेड की सबसे कम है, वोयलेट की सबसे ज़्यादा है। तो अगर ये मोनोक्रोमेटिक है उसका मतलब एक कलर का है, वो एक कलर से मतलब है कि उन सब की फ्रिक्वेंसी है वो एक होगी। तो लेज़र लाइट से जो भी हमें लेज़र से हमें जो भी लाइट मिलती है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो एक ही कलर की होती है, यानी वो मोनोक्रोमेटिक होती है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब ही है कि वो किसी एक आवर्ती की या फिर कहीं किसी एक तरंगदैर्ध्य की होगी, यानी किसी भी सामान्य मोनोक्रोमेटिक स्रोत की तुलना में लेज़र लाइट है ना वो बहुत ज़्यादा मोनोक्रोमेटिक होती है। यह दो दर्पणों के द्वारा निर्मित ब्रॉड बैंड से केवल विशिष्ट आवृत्तियों का ही निर्माण करता है। लेज़र की दूसरी विशेषता आपने क्या देखी, दूसरी क्वालिटी क्या है कि अत्यधिक इंटेंसिटी की और एक ही लाइट है। मोनो यानी एक, क्रोमो मतलब कलर, एक ही कलर। एक ही कलर का मतलब है कि वो फ्रिक्वेंसी उसकी फिक्स है। रेड कलर की लेज़र लाइट ली है तो उसमें सिर्फ रेड कलर की फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार जो लेज़र से प्राप्त प्रकाश है वो अत्यधिक इंटेंसिटी का होगा, मोनोक्रोमेटिक होगा और पोलराइज्ड होता है, जिसे हम या तो कहें प्रेरित या उद्दीप्त उत्सर्जन के द्वारा प्राप्त करते हैं। किसी से कैसे मिलेगी हमें मोनोक्रोमेटिक और अत्यधिक इंटेंसिटी की लाइट, कि हम इंड्यूस या स्टिमुलेटेड एमिशन से इसे प्राप्त करते हैं। ये हम अभी देखेंगे किसे कहते हैं, इंड्यूस या स्टिमुलेटेड एमिशन। अब जो इंड्यूस एमिशन हुआ उससे जो हमें फोटोन निकला, यानी ऊपर से जब नीचे आया तो उसने एक्स्ट्रा एनर्जी फोटोन के रूप में बाहर निकाल दिया, ठीक है। उस फोटोन की आवृत्ति होगी न्यू बराबर E2 माइनस E1 बट्टा H, E2 माइनस E1 बट्टा H। इस प्रकार उद्दीप्त उत्सर्जन के फोटोन की आवृत्ति न्यू बराबर होगी E2 माइनस E1 बट्टा H, ठीक है। तो उत्तेजित परमाणु से वो प्रतिक्रिया करता है और परमाणु एक फोटोन उत्सर्जित करके अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, ठीक है। नीचे से ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद में दो प्रोसेस होती है, या तो वो स्वतः ही बाहर निकल जाएगा या फिर उसे हम फोटोन देख के इतना एक्साइटेड करेंगे कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी को फोटोन के रूप में बाहर निकाल दे, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन है कि लेज़र लाइट के लिए इंड्यूस एमिशन होना चाहिए या फिर स्टिमुलेटेड एमिशन होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार उद्दीप्त उत्सर्जन में एक फोटोन उत्तेजित परमाणु एक्साइटेड परमाणु से प्रतिक्रिया करता है और परमाणु एक फोटोन उत्सर्जित करते हुए अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। इस प्रकार उत्सर्जित फोटोन प्रेरित करने वाले फोटोन के साथ एक समान कला में तथा समान अवस्था में होता है। सभी परमाणुओं के द्वारा इस प्रकार उत्सर्जित सभी फोटोन के मध्य एक निश्चित कला का संबंध होता है, निश्चित फेज का रिलेशन होता है तथा ये सभी एक ही दिशा में गति करते हैं और सभी एक ही प्रकार से पोलराइज्ड होते हैं। जो आपतित फोटोन है उसे परमाणु अवशोषित भी कर सकता है। आपतित फोटोन क्या होगा कि मान लो हमारा कोई परमाणु है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है नीचे वाले एनर्जी लेवल N1 पे, तो हमने कोई फोटोन डाला तो जो नीचे N1 पड़ा है वो उसे अवशोषित करेंगे और अवशोषित करके उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिली तो वो नीचे से जाएंगे ऊपर वाले एक्साइटेड स्टेट में। एक प्रोसेस तो ये हो सकती है, इसे कह दोगे अवशोषण, ठीक है। अवशोषण के बाद में एक्साइटेड स्टेट पे चला गया,
अब दो प्रोसेस है कि एक्साइटेड स्टेट से एक तो स्वतः ही 10⁻⁻8 या 10⁻⁹ सेकंड के बाद में स्वतः ही वो ऊपर से नीचे आ जाएगा, यानी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। इसे कहेंगे स्वतः उत्सर्जन। परंतु लेज़र के लिए हमें चाहिए इंड्यूस उत्सर्जन, यानी हम बाहर से कोई फोटोन डालेंगे तब ये एक्साइटेड स्टेट में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा कि तू ऊपर से नीचे जा, यानी तू एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जा, क्योंकि तेरी स्टेबिलिटी है वो ग्राउंड स्टेट में है। तो बाहर से आपतित फोटोन ऊपर यानी एक्साइटेड स्टेट में रखे हुए फोटोन परमाणु को एक्साइट करेगा, उत्तेजित करेगा नीचे ग्राउंड स्टेट में जाने के लिए। तब क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में रखा हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको ऐसे फोटोन के रूप में रिलीज़ करेगा और एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में संक्रमण कर जाएगा। इस प्रोसेस में भी उत्सर्जन हो रहा है, परंतु किस टाइप का हो रहा है, इंड्यूस, उद्दीप्त। किसने इंड्यूस किया, किसने उसको कहा, किसने उसको उद्दीप्त किया कि तू ऊपर से नीचे जा? हमने जो फोटोन बाहर से डाला था उसने उसको इंड्यूस किया, उसने उसको प्रेरित किया कि तू एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जा और एक्स्ट्रा एनर्जी को फोटोन के रूप में निकाल दे। तो ये था लेज़र। तो लेज़र के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि लेज़र के लिए कोहेरेंसी बहुत ज़रूरी है, कला संबंध प्रकाश स्रोत होनी चाहिए, लेज़र लाइट की तीव्रता है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, एक ही लाइट का होना चाहिए। इसके अलावा लेज़र लाइट हाईली डायरेक्शनलिटी होती है, उसमें एक ही डायरेक्शन होती है, यानी जो लेज़र है केवल एक ही दिशा में प्रकाश को उत्सर्जित करता है। लेज़र बीम की जो चौड़ाई है बहुत अधिक होती है, इसलिए लेज़र की किरणें बिना फैले लंबी दूरी तक जा सकती है। आप दूर किसी भी बिल्डिंग पे लेज़र लाइट डालोगे तो जितने होल से वो लाइट निकली है सिर्फ उतनी ही दूरी पे वो लाइट गिरेगी, लाइट का किसी भी तरह का फैलाव नहीं होगा। ये जो लाइट का किसी भी तरह से फैलाव नहीं होना है वही उच्च दिशात्मकता कहलाती है। इसके अलावा लेज़र लाइट की एक्सट्रीम ब्राइटनेस होती है। एक्सट्रीम ब्राइटनेस एक लेज़र बीम का विशेष गुण है। उच्च ऊर्जा घनत्व है और जो दिशात्मक गुण है उसके कारण ये सबसे कठोर धातु को भी वाष्पित कर देगा। आपने बचपन में सुना होगा कि अगर लेज़र लाइट को बहुत देर तक किसी चीज़ पे फोकस करेंगे तो उस चीज़ पे आग लग जाती है, वो उस चीज़ को जला देता है, यानी वो उसको वाष्पित कर देता है। एक लेज़र बीम किसी एक निश्चित बिंदु पे 104 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान उत्पन्न कर सकता है। अगर लेज़र लाइट को किसी एक चीज़ पे ज़्यादा देर तक फोकस करेंगे तो वो वहाँ 104 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप उत्पन्न कर देगा, जिससे वो चीज़ जल भी सकती है। तो आज आपने लेज़र का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है। नेक्स्ट की वीडियो में हम और चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।